ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन आज कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों सहित विभिन्न उम्मीदवारों ने नामांकन जमा किया। कल होगी नामांकन पत्रों की जांच। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में बिलासपुर में रिपोर्ट दर्ज की गई। कांकेर में एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव रुहाब मेमन के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज, गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2022-23 के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। अब समाचार विस्तार से। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन जमा करने का आज अंतिम दिन था। मिली जानकारी के अनुसार नामांकन जमा करने के लिए 47 अभ्यर्थियों ने टोकन प्राप्त किया था। दोपहर 3 बजे तक इसमें से 20 अभ्यर्थियों के नामांकन जमा हो चुके थे। अंतिम समाचार मिलने तक बाकी 27 अभ्यर्थियों के नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी। आज अंतिम दिन कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित पार्टी के अन्य नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन जमा किया। वे इन नेताओं के साथ जुलूस की शक्ल में जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंची। वहीं मुख्य विपक्षी दल भाजपा के उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम ने भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, सांसद मोहन मंडावी, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और विधायक बृजमोहन अग्रवाल सहित अन्य नेता उपस्थित थे। नामांकन के दौरान जिला निर्वाचन दफ्तर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। भाजपा प्रत्याशी के नामांकन के बाद पार्टी नेताओं ने चारामा में एक जनसभा को संबोधित किया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बताया है कि कल नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं 21 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना और चुनाव परिणाम की घोषणा 8 दिसंबर को होगी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू और अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में बिलासपुर में रिपोर्ट दर्ज की गई है। गौरतलब है कि मरवाही उपचुनाव के दौरान ऋचा जोगी का अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया था। उसी मामले में राज्य स्तरीय छानबीन समिति के निर्देश पर आज बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। मुंगेली में आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त LR कुर्रे की सूचना पर यह प्रकरण दर्ज हुआ है। ऋचा जोगी को मुंगेली जिले के पेंड्रीडीह में ऋचा रूपाली साधु के नाम से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया गया था। आज दर्ज हुए प्रकरण के बाद ऋचा जोगी को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है। वहीं कांकेर में एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव रुहाब मेमन के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायिक रिमांड पर उसे जेल भेज दिया गया है। भिलाई के एक निजी अस्पताल में 10 माह के बालक की मौत के मामले में चिकित्सा विशेषज्ञों की जांच समिति ने डॉक्टरों की कथित लापरवाही को कारण बताया है। इस आधार पर अस्पताल के 4 डॉक्टरों और 3 स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भिलाई 3 के थाना प्रभारी मनीष शर्मा ने बताया कि मृतक बालक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस द्वारा जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रकरण भेजा गया था। उनके द्वारा गठित जांच समिति ने इस मामले में 4 डॉक्टरों और 3 स्वास्थ्यकर्मियों को दोषी ठहराया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान आज अंबागढ़ चौकी में खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित करीब 43 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इससे पहले अंबागढ़ चौकी में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन सड़कों के निर्माण के समय इनकी गुणवत्ता को लेकर गारंटी दी गई थी, उनकी मरम्मत का कार्य तत्काल कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि मरम्मत कार्य में देर लगे तो संबंधित ठेकेदार को तत्काल ब्लैकलिस्ट कर प्रतिबंधित किया जाए। मुख्यमंत्री ने मुख्य सड़कों के अलावा पहुंच मार्गों की मरम्मत पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। श्री बघेल ने जिले में छात्रावासों के निरीक्षण के मामले में मानपुर एसडीएम को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि छात्रावासों का मामला संवेदनशील है, इसलिए निरीक्षण की संख्या अधिक से अधिक होनी चाहिए। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नर्मदा योजना के जरिए प्रमुख नदियों को पुनर्जीवित करने के साथ ही उनमें 12 महीना प्रवाह बनाए रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
आरक्षण के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान में आरक्षण के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं उसका लाभ संबंधित वर्ग को निश्चित रूप से मिलेगा। बिलासपुर में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत चल रही मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी के दूसरे दिन आज फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने गुजराती वेशभूषा धारण कर एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया। इसके साथ ही गुजराती व्यंजनों और रंगोली की प्रतियोगिता भी हुई। इस प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है। कल इस प्रदर्शनी का समापन होगा। इस मौके पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं और प्रतिभागियों को पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में धान खरीदी के लिए किसानों को पंजीयन कराने का एक और अवसर दिया गया है। पिछले पंजीयन के दौरान छूटे हुए किसान अब 21 नवंबर तक अपने क्षेत्र के तहसील कार्यालय या सहकारी साख समिति के दफ्तर में जाकर पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन की तिथि बढ़ाए जाने के बाद प्रदेश के सभी जिलों में छूटे हुए किसानों को जल्द से जल्द पंजीयन कराने की अपील की गई है। इस संबंध में राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इस बीच धमतरी के कलेक्टर PS एल्मा ने बताया कि जिले में पिछली बार पंजीयन के दौरान कृषि विभाग के एकीकृत किसान पोर्टल के जरिए बड़ी संख्या में किसानों ने पंजीयन कराया था, लेकिन इस समय सीमा के बाद भी बहुत से किसान पंजीयन कराने से वंचित रह गए थे। उनकी सुविधा के लिए दोबारा पंजीयन की तारीख बढ़ाई गई है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2022-23 के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को 8वीं के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। दुर्ग धमधा मार्ग पर एक यात्री बस ने ननकट्टी गांव के पास मोटरसाइकिल सवार लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोपहिया सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बस चालक फरार हो गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन के दौरान बस में तोड़फोड़ की। इसकी जानकारी मिलते ही नंदिनी पुलिस थाने से अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे। उन्होंने आक्रोशित लोगों को समझाइश दी और बस को कब्जे में ले लिया। उधर अंबिकापुर से प्रयागराज जा रही यात्री बस की ट्रक से टक्कर हो जाने के कारण बस में सवार 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 30 अन्य यात्री घायल हो गए, जिनमें से गंभीर रूप से घायल 8 यात्रियों को रीवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर कोरबा जिले के ढेलवाडीह गांव में एक भारी वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस घटना में दोपहिया सवार 2 युवकों की मौत हो गई। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में ठंड का असर धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय उत्तर से आने वाली शुष्क और ठंडी हवा प्रदेश में चल रही है। इसके प्रभाव से न्यूनतम तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पिछली रात बस्तर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया था। वहीं रायपुर और सरगुजा संभाग में न्यूनतम तापमान अभी सामान्य बना हुआ है। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। राज्यपाल अनुसुईया उइके कल नवा रायपुर स्थित कलिंगा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता को आकाशवाणी महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती 19 नवंबर को मनाई जाएगी। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में सुबह 10:30 बजे श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दुर्ग में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 19 और 20 नवंबर को विशेष शिविर लगाए जाएंगे। कांकेर जिले के आमाबेड़ा थाना क्षेत्र में माओवादियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने बताया कि मृतक आमाबेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हुर्रा पिंजोड़ी गांव के सरपंच का भाई था। जांजगीर चांपा जिले के समरिया गांव में बीते 1 नवंबर को थाना प्रभारी और ASI पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में 11 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
रायपुर में जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों से 30 नवंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और रायपुर पुलिस ने राहगीरों का रास्ता रोककर लूट की वारदात करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि आरोपियों के पास से 15,000 रुपये नकद और एक मोबाइल फोन जब्त किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन आज कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों सहित विभिन्न उम्मीदवारों ने नामांकन जमा किया। कल होगी नामांकन पत्रों की जांच। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में बिलासपुर में रिपोर्ट दर्ज की गई। कांकेर में एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव रुहाब मेमन के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज, गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2022-23 के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।